परम ज्योति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आज छठी क्लास है। इससे पहले 5 क्लासेज हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने टीचिंग मेथड और अप्रोच पढ़ लिया था। आज बस 2 ही टॉपिक बचा है, उसको ख़त्म करेंगे। इससे पहले अब तक हम लोगों ने जितना ही पढ़ा है उससे हम लोग क्वेश्चन पूछ के आप लोगों का रिविज़न करवा देते हैं और आप इसका आंसर कमेंट में कमेंट करिएगा। जो भी हमारे चैनल से लेट से जुड़े हैं उनमें से अगर किसी को वीडियो अच्छी लगती है और आप लोग को ऐसी ही क्लासेज आगे चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर आप लोग करिए, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। हम लाइव क्लासेज नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वाईफाई की दिक्कत है गाँव में, और वाईफाई मिल ही नहीं पा रहा है। और दूसरी समस्या यह है कि यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है, तो आप लोग एक्टिव खुद रहिए तभी सीख पाएंगे। और आप लोग से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आज तक पढ़ाया गया उसका कमेंट में कमेंट करिएगा, ताकि क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये पहली क्लास में बताया गया था कि किस क्रम में पढ़ें, ये इतने इतने नंबर का आता है। तो टीचिंग मेथड में हम लोग का 5 से 6 नंबर लगभग क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब पहला क्वेश्चन पूछते हैं। पहली क्लास में जो पढ़ाया गया था कि जो 4 बेसिक स्किल है, ठीक, यहाँ से पूछते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जो 4 बेसिक स्किल है इसका क्रम बताना है, यानी इसका क्रम क्या है। दूसरा क्वेश्चन, सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज क्या है, ठीक, सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज क्या है, ठीक, इसको बताएंगे। फिर उसके बाद फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज बताएंगे, ठीक। इसके बाद चौथा क्या था, ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज बताएंगे। और इसके बाद एक और था क्या, फोनेटिक क्रम ग्राफिक। इतना था, ये सब आप लोग सुने हैं। इन 5 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में कमेंट करिए, ठीक। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या है, प्रोडक्टिव स्किल कौन कौन सी है। प्रोडक्टिव स्किल को भी क्या कहते हैं, एक्सप्रेसिव स्किल, और इसी को क्या कहते हैं, एक्टिव स्किल। इन तीनों स्किल किसके किसको कहते हैं इसका नाम बताएंगे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रिसेप्टिव स्किल किसे कहेंगे। एकदम आप लोग को याद हो गया होगा क्योंकि बहुत बार बताया गया है। और पैसिव स्किल किसे कहते हैं, तो इतना हो गया। फिर इसके बाद एक अगला क्वेश्चन आया था कि प्राइमरी स्किल किसे कहते हैं, तो प्राइमरी स्किल आपको बताना है। फिर उसके बाद बताया था कि रीइंफोर्समेंट स्किल, ठीक, ये बताया गया था। तो इतना क्वेश्चन ये सब ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। इसके बाद और क्या बताया गया था, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया था, रीडिंग स्किल और इसके बारे में। फिर इसके बाद आप लोग बताएंगे कि फर्स्ट लैंग्वेज क्या होता है। फिर उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज किसे कहते हैं और थर्ड लैंग्वेज क्या है, ये भी बताया गया है। और इससे क्वेश्चन भी करवाए गए थे। तो ये सब इतना क्वेश्चन आता है, ये 10 नंबर इसको मान लीजिए। 11 नंबर पे आप लोग बताएंगे कि अप्रोच का एक लाइन में डिफिनीशन क्या होगा, जो भी आप लोगों को आ रहा होगा। फिर उसके बाद अप्रोच के बाद क्या आता है, टेक्निक और मेथड 1 लाइन में। ये आप लोग बोल के भी खुद से देख सकते हैं कि आप लोग कितना याद हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ये बताया गया है बहुत बार। इसके बाद अगला बताएंगे कि जीटीएम ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, यूनिट ऑफ टीचिंग बताना है। सोल ऑफ द लैंग्वेज क्या है। फिर उसके बाद की ऑफ सफलता की कुंजी इसमें क्या थी। फिर 2 मेरिट आप लोग खुद से बोलिए, 2 मेरिट, 2 डिमेरिट और एडवांटेज डिसएडवांटेज, इतना आप लोग करना है। फिर इसके बाद आया था कौन सा मेथड डायरेक्ट इसके रिएक्शन में आया था, तो ये है डायरेक्ट मेथड। इसके बारे में भी आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ये कहाँ से प्रोपेगेट हुआ था, मतलब कहाँ से शुरू हुआ था ये, और ये कहाँ से शुरू हुआ था। इसमें यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, ठीक, कैसे इसमें पढ़ाया जाता है। तो 2 डिमेरिट, 2 मेरिट, 2 डिमेरिट और कम से कम 4 कैरेक्टरिस्टिक, इतना आप लोगों को पता रहना चाहिए इसके बारे में। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लासिकल मेथड। और जिसका अन्य नाम है, उपनाम जिसको कहते हैं, इसका अन्य नाम आप लोग बताएंगे, 3-4 नाम है, उसका नाम आप लोग कमेंट में लिखिए। इसका क्या नाम है, ठीक, उपनाम जिसको कहते हैं, और किस नाम से इसको जाना जाता है ये बताएंगे। अब दोनों को मिलाकर एक मेथड आया क्या, बाइलिंगुअल, ठीक, इसमें मदर टंग का उपयोग शुरू में किया गया था। तो इसके बारे में लिखेंगे भाई 2 मेरिट, 2 डिमेरिट, कम से कम इतना आप लोग को पता रहेगा तो आप लोग एग्जाम में नंबर पाएंगे। 2 मेरिट, 2 डिमेरिट, और इसमें क्या क्या होता था थोड़ा थोड़ा जानकारी, यानी कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, जिसको विशेषता हम कहते हैं। फिर इसके बाद बताए थे कौन सा, डॉक्टर न्यू वेस्ट, इसका बताएंगे कि इसके खोजकर्ता यानी प्रोपोगेट करने वाले कौन थे, तो ये भी बताएंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद डॉक्टर न्यू वेस्ट मेथड, ठीक,
इसको प्रोपोगेट करने वाले कौन थे और इसमें क्या था, ये इसको किस मेथड के नाम से जाना जाता था, इसका उपनाम बताइए। फिर इसके बाद एक और आया था ऑडियो लिंगुअल मेथड। इस मेथड को किस किस नाम से जाना जाता था और इसमें क्या था, ये किसके लिए था, किस किस नाम से जाना जाता था, और इसमें सब में यूनिट ऑफ टीचिंग इसमें भी बताएंगे। यूनिट ऑफ टीचिंग जिसमें जिसमें है सब में यूनिट ऑफ टीचिंग आप लोग कमेंट करेंगे जो भी बताया गया है, ठीक। तो इतना हो गया। इसके बाद जो बताए थे हम लोग 2 अप्रोच बताए थे पिछली क्लास में और सब एकदम याद करवाया गया है, धीरे धीरे बता के कैसे क्या क्या होता है। तो 2 अप्रोच में कौन सा बताया गया था, स्ट्रक्चरल अप्रोच और सिचुएशनल अप्रोच। तो ये अब हम रिवाइज कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर नाम है तो स्ट्रक्चर से मतलब है। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या करवाया जाएगा आप लोग को, एक बार में केवल एक ही स्ट्रक्चर। ये डायरेक्ट मेथड का क्या है, डायरेक्ट मेथड का इम्प्रूव्ड फॉर्म है, यानी कि मॉडिफाइड फॉर्म है इसको कह सकते हैं। और इसमें मदर टंग को नॉट अलाउड कर दिया गया है। फिर इसमें किस पे फोकस किया गया है, लिसनिंग और स्पीकिंग पे। और इसमें क्या किया गया, स्ट्रक्चर कितना रटवाया जाता है, तो 275 स्ट्रक्चर और 3000 रूट वर्ड, ठीक, ये भी बताया गया है। एक बार में एक ही स्ट्रक्चर, और जब कोई गलती करते हैं यानी पीपुल्स मिस्टेक को करेक्ट किया जाता है और एक ही स्ट्रक्चर को बार बार करवाया जाता है, ये भी बताया गया है। फिर उसके बाद ये है कि स्ट्रक्चर को श्रेणीबद्ध वे में, यानी कि ग्रेडेड जिसको कहते थे, ग्रेडेड, इलुस्ट्रेटेड, ठीक, इलुस्ट्रेटेड मतलब होता है स्पष्ट करना, और डेमोस्ट्रेटेड, ठीक, ये भी बताया गया था। और ये स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, जीवन में उपयोगिता होना चाहिए, यूजफुलनेस, इसको तो भूलना ही नहीं है, यूजफुलनेस होना चाहिए, वो सिंपल होना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद क्या होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी इसकी होनी चाहिए। फिर टीचेबिलिटी यानी पढ़ाने योग्य होना चाहिए। फिर इसके बाद और क्या था कि जो भी था ये सब स्ट्रक्चर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ठीक, ये बताया गया था। और इसमें सिचुएशन क्रिएट इसमें भी की जाती थी और इसमें भी सिचुएशन क्रिएट की जाती है। कैसी सिचुएशन, मीनिंगफुल सिचुएशन। एक टाइम में एक वर्ड इसमें नहीं डिफाइन किया जाता, बल्कि इसमें एक ही वर्ड को डिफरेंट समय में डिफरेंट बात, जैसे बैंक का 3 मीनिंग था। एक में था बैंक का खुद बैंक, दूसरा था नदी का किनारा, और तीसरा एक और वाक्य था जिसमें बैंक मतलब उस पर सट्टा लगाना है, उस पर भरोसा करना लायक बताया गया था। तो ये है क्या, सिचुएशनल अप्रोच। और स्ट्रक्चर का प्रकार भी बताया गया था। तो यही सब है। फिर इसके बाद बताया गया था क्या, ऑडियो विजुअल एड, ठीक, तो इसके बारे में बताया गया था। आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, इतना आप लोग कर लेंगे और इतना याद होना चाहिए एकदम, एक एक चीज़ नहीं तो कम से कम सबका 2-2 मेरिट एकदम बढ़िया से, और बाकी सब तो याद हो जाए। मेरिट मतलब एडवांटेज कह सकते हैं, और 2 डिसएडवांटेज और 4 कैरेक्टरिस्टिक, इतना सबका पता होना चाहिए। और जो ऑब्जेक्टिव बताए हैं ये सब। इसके बाद जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, पहला CLT, ठीक, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। CLT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज थियरी। तो सब कुछ इसमें नाम से ही रहता है। हम लोग पहले ही दिन से बताए हैं कि आप लोग नाम से परिभाषा करना सीखिए। कैसे हम लोग इसको परिभाषा करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो कम्युनिकेशन और लैंग्वेज 2 वर्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, यानी बातचीत का कैसा तरीका होना चाहिए, कैसे इसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक। तो ये सब है। तो ये क्या है, इसका मतलब ये है कि इस थियरी से मतलब है कि आप लोग जो है कम्युनिकेट कर पाए। कम्युनिकेट मतलब है संप्रेषण, जिसको हिंदी में कहते हैं, किसमें, तो टारगेट लैंग्वेज में। टारगेट लैंग्वेज क्या होती है, जो हम लोग सीख रहे हैं, या फॉरेन लैंग्वेज। मेन इसका एम क्या था कि हम लोग फॉरेन लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाए, ठीक। तो ये इम्फेसिस किस पे करता है कि आप लोग लर्निंग, ठीक, कम्युनिकेट थ्रू फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि इंटरेक्शन हम लोग फॉरेन लैंग्वेज की तरह कर पाए। फिर इसके बाद देखिए ये दूसरा क्या है, C से क्या है, क्लास। याद रखने का तरीका, हम लोग क्लास को ऐसे डिजाइन करें इंटरेक्टिव वे में कि कुछ उसमें एक्टिविटी कराएं क्लासरूम में। फिर उसके बाद इसको बाहरी जीवन से जोड़ें, ठीक, आउटसाइड द क्लासरूम जो भी हो रहा है उसको दिनचर्या से जोड़ें। हम लोग इसमें क्या करवा सकते हैं, गेम खिलवा सकते हैं। फिर इसमें और क्या है, इंफॉर्मेशन गैप क्रिएट करेंगे। इंफॉर्मेशन गैप क्रिएट करेंगे, और इंफॉर्मेशन गैप क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे किसी टॉपिक में कुछ इंफॉर्मेशन छोड़ के अब
बहस करने के लिए लोगों से करेंगे, या कई प्रकार के गेम्स भी खेल सकते हैं। गेम्स क्या है, जैसे 2 टीम बना दी गई, 2 ग्रुप बना दिया जाएगा, तो ये सब बांटने वाला है खेल इसमें। और क्या है, तो ये क्लासरूम टीचिंग के बारे में बताता है कि ये अट्रैक्टिव होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए, और इसको कैसे जोड़ता है, बाहरी जीवन से जोड़ता है। ठीक, फिर इसको क्या कहता है, स्टूडेंट को डिवाइड किया जाता है और उसमें एक्टिविटी करवाई जाती है। कैसी एक्टिविटी, खेल खिलवाया जाएगा और इंफॉर्मेशन गैप क्रिएट किया जाएगा, फिर टास्क दिया जाएगा सबको ग्रुप में डिवाइड करके। ठीक, तो ये जब हम इसमें इंफॉर्मेशन गैप क्रिएट करेंगे तो हम लोग कैसे कैसे टास्क करवा सकते हैं, तो आप लोग रोल प्ले करवा सकते हैं, जिसको नाटक कर सकते हैं। फिर वर्ड दे देंगे कई ठो, उसका सिक्वेंशियल आर्डर बदल देंगे, फिर उसको कहा जाएगा, यानी कि इसमें आपका माइंड इन्वॉल्व है, ब्रेन स्टार्मिंग हो, यानी कि आपका ब्रेन काम करे। फिर उसके बाद ग्रुप वर्क करवाएंगे, जो भी हो, इंगेजमेंट होगी जिससे। फिर उसके बाद ओल्ड स्टोरी को मॉडर्न टाइम में उसका क्या यूज है, इसके बारे में कुछ बोलने के लिए कहेंगे, या किसी टॉपिक पे बोलने के लिए कहा जाएगा। तो ये सब है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है, तो जो मीनिंग होती है इसी से मेन मतलब है। मीनिंग का मतलब ये है कोई भी कुछ भी बोले, ठीक, तो मीनिंग इज, इसको कहा जाता है पैरामाउंट, यानी कि मीनिंग ही मेन है, यानी कि स्ट्रक्चर से और इन सब से कोई मतलब नहीं है, स्ट्रक्चर सेंटेंस से। यानी कि कोई भी कम्युनिकेट करे तो सामने वाले को समझ में आना चाहिए, और समझ के वो रिप्लाई कर पाए, यानी कि वो अंडरस्टैंड कर पाए। जैसे अभी हम कुछ बोल रहे हैं अंग्रेजी में ही, तो आप लोग उस इंग्लिश को समझ पाए और उसको रिप्लाई कर पाए। तो यही कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है कि सामने वाला समझ पाए, तभी कम्युनिकेशन होगा। अभी पढ़े होंगे आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में भी संप्रेषण, जो कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में था, तो उसका मतलब यही था, वो हम पढ़ाए भी थे। उसमें तो बताया गया था कि मेन कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि सामने वाला समझ पाए। फिर इसमें यह है दूसरा कि CLT से पहले ऑडियो लिंगुअल मेथड, इसका मेन महत्व है, इसको करवाना चाहिए। ठीक, यानी कि स्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए। ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या था, तो आर्मी के लिए था। ठीक, इसी को ओरल आरल मेथड कहते थे, तो ये आर्मी के लिए था। तो इसमें किस पे ध्यान देता था कि वो बातचीत कर पाए, और ये कब हुआ था, वर्ल्ड वार के समय था, तो मेन वही उसका थीम था। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड में जो भी था इसको करवाना चाहिए। फिर ड्रिलिंग इसमें हो सकता है। तो ये सब है, इसको अब देखेंगे नोट्स में क्या क्या है, को पहले देख लेते हैं। हमारे पास नोट्स में 20 से 21 मेरिट डिमेरिट होगा, बहुत लंबा चौड़ा है, ये नहीं है कि छोटा में लिखे हैं। तो आप लोग कोई 4-5 याद कर लेंगे तो बहुत है। तो पूरा नोट्स अगर एक बार बढ़िया से पढ़ लेंगे तब भी काम हो जाएगा। तो देखते हैं उसको है क्या, CLT मतलब क्या होता है, कम्युनिकेटिव अप्रोच भी इसको कहते हैं, यानी कम्युनिकेशन कैसे करें। ठीक, ये तीसरा अप्रोच है उन दोनों के बाद। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज का मतलब वही है कि कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि सामने वाला समझ पाए। तो इसके लिए क्या करवाया गया था, तो इसमें प्रोपोगेट करने वाले जो थे कौन कौन से मैन थे, तो डेल हाइमन्स, एल्डेन और NS प्रभु। तो ये सब क्वेश्चन कम ही चांस है कि आएगा, लेकिन एक बार देख लेंगे कि कभी आप लोग गलती से आ गया पेपर में तो ये काम कर देगा। अब प्रिंसिपल क्या था, यानी कि उसका सिद्धांत क्या था CLT का, तो ये इम्फेसिस किस पे करता है, यानी ध्यान किस पे देता है, लर्निंग टू कम्युनिकेट थ्रू इंटरेक्शन इन द टारगेट लैंग्वेज। यानी मेन है कि आप लोग टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाए, यानी कम्युनिकेट करना सीख पाए, इसी पे ये ध्यान देता है। इम्फेसिस बार बार आ रहा है हर एक टॉपिक में, हर एक जगह। तो इस वर्ड को याद रखेंगे, लिखना कैसे है। फिर क्या है, अटेम्प्ट टू लिंक क्लासरूम लैंग्वेज, क्लासरूम में जो हम लोग लैंग्वेज बोल रहे हैं इसको लैंग्वेज एक्टिविटी और आउटसाइड क्लासरूम, यानी बाहर की दुनिया से जोड़ना है। ठीक, ये क्या एडवोकेट करता है, ये बताता है ये सिद्धांत, दैट क्लासरूम टीचिंग मस्ट बी कम्युनिकेटिव और इंटरेक्टिव एमंग द स्टूडेंट। क्या होनी चाहिए, क्लासरूम टीचिंग इंटरेक्टिव होनी चाहिए और कम्युनिकेटिव। और कम्युनिकेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ग्रुप में बांटेंगे, गेम खिलवाएंगे। तो ये सब बताया गया, मेन यही है। मेन अगर एम अगर और थीम समझ जाएंगे किसी भी थियरी का, तो आप लोग खुद से लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ रखने की जरूरत नहीं है। मेन है हमको कम्युनिकेशन कराना है। तो आप लोग खुद से सोचिए कि हम लोग कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने के लिए, इंटरेक्शन डेवलप करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो मेन यही है। पहला तो ये है कि उसमें हम लोग बात करना सिखा रहे हैं, पहला थी। फिर इसको आउटसाइड से जोड़ रहे हैं, और इसके लिए क्या करेंगे, स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए चौथा क्या आ गया कि टास्क और एक्टिविटी डिफरेंट करवाना पड़ेगा। फॉर द इंटरेक्शन द टीचर शुड प्रोवाइड द टास्क और एक्टिविटी।
ठीक, यानी डिफरेंट टास्क एंड एक्टिविटी, डिफरेंट यहाँ पे है, यानी कि इंटरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, टास्क और एक्टिविटी करेंगे। टास्क और एक्टिविटी के लिए इसको हम लोग ग्रुप में बांटेंगे। देखिए सब एकदम लाइन लाइन से, फिर एक बार करते हैं। पहला तो यह है कि हमको कम्युनिकेट करना सिखाना है, तो हम लोगों ने सोचा कम्युनिकेट कैसे होगा, तो हम लोगों ने सोचा कि क्लासरूम में ही हम लोग इंटरेक्शन करवाएंगे स्टूडेंट के बीच, तो इंटरेक्शन करवा दिए। किससे इंटरेक्शन, और बाहर की दुनिया से जोड़ेंगे। फिर इंटरेक्शन करवाने के लिए हम लोग को क्या करेंगे, ये 3 हो गया कि हम लोग एक्टिविटी करवाएंगे, टास्क करवाएंगे, जो कि पहले ही बताया गया है। और टास्क करवाने के लिए हमको ग्रुप में बांटना पड़ेगा। 5 सीधा सीधा आप लोग लिख सकते हैं, अभी 5 लाइन हो गया डायरेक्ट। और आप लोग अगर पेपर में आ गया तो आप लोग इजीली लिखेंगे, ठीक। और आप लोग को नोट्स एकदम शेयर कर दिया गया है टेलीग्राम चैनल पे, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ना सीखिए, ठीक। ये क्या है, टीचर प्रोवाइड ऑथेंटिक मैटर, ठीक, द ग्रुप टू इंटरेक्ट एंड नेगोशिएट ए ग्रुप मीनिंग, ठीक। यानी कि प्रोवाइड करता है एक ऑथेंटिक मैटर, यानी कि एक टॉपिक दे देगा, जो पहले ही बताए हैं ऊपर ही जब समझा रहे थे, तो टॉपिक दे देगा और उसमें क्या कहा जाएगा, इंटरेक्ट करने के लिए और एक ग्रुप मीनिंग बनाने के लिए, तो ये सब हो जाएगा, वही सब है। फिर इसके बाद 3 इसका प्रिंसिपल है, ये देखेंगे, मेन देखेंगे, क्योंकि 21 पॉइंट है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आगे बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो लिखना तो है 4 ही 5 लाइन पेपर में, तो ज़्यादा तो लिखना नहीं है, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो क्या इंफॉर्मेशन गैप क्रिएट करना है, वही सूचनाओं का अभाव छोड़ देंगे, ताकि लोग यानी जो स्टूडेंट हैं वो आपस में बातचीत करें उसके बारे में। फिर चॉइस, देयर शुड बी मल्टीपल वे टू एक्सप्रेस वन आइडिया, यानी कोई भी टॉपिक दे दिया गया उसके बारे में मल्टीपल वे है एक्सप्रेस करने के लिए, सब लोग अपना अपना विचार रखेंगे। फिर उसके बारे में फीडबैक लिया जाएगा कि आपने ये गलती कहा है कि सही कहा है, मेरे विचार से ये सही होना चाहिए, ठीक। आप लोगों को यही इंग्लिश में ही लिख देना है, और इंग्लिश लिखना सीख जाएंगे, सब कुछ एकदम नोट्स में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग पहले समझिए, ठीक। इन्फॉर्मेशन गैप टास्क आर यूज, इन्फॉर्मेशन गैप के लिए वैसे टास्क बताना पड़ेगा। टास्क कैसा होना चाहिए, माइंड इंगेजिंग, जिसमें माइंड इंगेज रहे। रोल प्ले यानी नाटक करवाना चाहिए। फिर उसके बाद स्क्रैम्बल सेंटेंस बनाना चाहिए, स्क्रैम्बल वर्ड देना चाहिए, और इसको कहा जाएगा प्रॉपर ऑर्डर में करो, ठीक। ग्रुप वर्क, पेयर वर्क करवाना चाहिए। फिर ऑथेंटिक मटेरियल करना चाहिए। फिर चेनशिप स्टोरी देना चाहिए, ठीक। यानी कि स्टोरी आप लोग बता दीजिए, थोड़ा सा छोड़ दीजिए, लास्ट में वो खुद पूरा करेगा। लैंग्वेज गेम्स होते हैं उनको पूरा करना चाहिए, और ये जैसे आ जाएगा कि व्हाट इज लैंग्वेज गेम, तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिए कहीं से। लेकिन आप लोग अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो लैंग्वेज में गेम आप लोग खुद बनाइए। आप खुद गेम नहीं बना सकते हैं इंग्लिश का, अंताक्षरी है, वर्ड भरने वाला हो गया कि इसको 1 पॉइंट मिल जाएगा, ये सही करेगा ये टीम, यानी 2 ग्रुप में बांट के, तो आप लोग इसको खुद लिख सकते हैं, कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है ये सब और फालतू में समय बर्बाद करने की। तो ये सब आप लोग खुद करेंगे। लैंग्वेज गेम क्या होता है इसके बारे में आप लोग खुद 2-3 गेम बनाइए, तो आप लोग खुद तो क्रिएटिव बनिए, तभी तो आप लोग लिख पाएंगे। फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि वही है जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व रहे, आपका दिमाग लगे, ठीक। ओल्ड स्टोरी को मॉडर्न फॉर्म में, ठीक। ये सब है, इतना आप लोग देख लीजिए, 10 से नहीं मतलब 2-3 ठीक है। इसके बाद क्या है, इसका फीचर क्या है, यानी कैरेक्टरिस्टिक जिसको कहते हैं, तो वही लिखा है कि मीनिंग इज पैरामाउंट, यानी कि मीनिंग ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामने वाले को समझना है, नॉट स्ट्रक्चर। इसके बाद क्या है, ALM ऑडियो लिंगुअल मेथड में वही होता है जो आर्मी के लिए था, ठीक। तो ये सब वही सब लिखा है जो अभी बताए हैं ऊपर। ड्रिलिंग में अकर्स बट फेरिफेरली, सतही तौर पर, यानी ड्रिलिंग हो सकता है लेकिन थोड़ा बहुत, ड्रिलिंग नहीं करवाना है। मेन क्या है, कंटेक्चुअलाइजेशन, रियल लाइफ सिचुएशन, डे टू लाइफ से, अभी बताया गया था कि डे टू डे लाइफ से जोड़ना है, स्टूडेंट को इंटरेक्टिव करवाना है, तो वही सब है। और ऐसे ही बहुत सारे वो हैं। फिर आप लिख देंगे ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन गैप क्रिएट किया जाएगा, तो वही सब है जो ऊपर पढ़े हैं। तो ये CLT इज लर्न सेंट्रल अप्रोच है, ठीक। लर्नर सेंट्रल है, यानी लर्नर मतलब जो सीखने वाले हैं उनको ध्यान में रख के हैं। फिर रोल ऑफ कम्युनिकेशन टीचर क्या है, ग्रुप ये फैसिलिटेटर की भूमिका निभाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, डिसिप्लिन, ठीक। ये है मैनेजर है, इंस्पायरर है, इंस्पायर करते हैं, कम्युनिकेटर के रूप में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, ठीक। को पार्टिसिपेंट यानी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेंट भी करते हैं, इवेलुएटर, फिर उसके बाद मूल्यांकन करने के लिए, क्रिएटर यानी टास्क कौन सा होगा, एजुकेटर, यानी जितना भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नाम की, जो भी कम्युनिकेटिव टीचर होंगे उनको कैसा होना चाहिए, सुविधा प्रदाता के रूप में, प्लानिंग बनाने के लिए कैसा कैसा गेम खिलाएं या जो भी,
ठीक। जुडिशियस यूज ऑफ नेटिंग लैंग्वेज आर मदर टंग इज एक्सेप्टेबल बट इन एएलएम मदर टंग इज नॉट यूज। इसमें है कि मदर टंग एक्सेप्टेबल है लेकिन थोड़ा थोड़ा यूज है, लेकिन एएलएम में क्या होता था, पहले एएलएम बताता था तो इसमें मदर टंग नहीं यूज होता था, लेकिन इसमें हम लोग मदर टंग का यूज करेंगे। ठीक। फिर इसमें चारों स्कूलों को बराबर ध्यान देता, चारों स्किल हैं। ठीक। ट्रांसलेशन का भी इसमें यूज किया जाता है जहाँ जरूरत पड़े स्टूडेंट को। तो यही सब है, सब बढ़िया से लिखा है। फिर उसके बाद डिजायर्ड गोल पे भी पहुंचना है, तो यही सब है। साइकोलॉजिकल वे में है, चारों मेथड को एक साथ ध्यान में दिया जाता है। तो यही सब है, सब लिखा हुआ है मेन बात। और लास्ट में 2-3 बात मेन है कि CLT इज फुल ऑफ एक्टिविटीज और टास्क। मेन क्या है, ग्रुप में बांटना, एक्टिविटी करवाना, कोई भी चीज़ इंटरेक्ट करवाना लर्नर को, तो सब बढ़िया से लिखा हुआ है। कोई भी वो पढ़ाने वाली बात नहीं है, सब कुछ बता चुके हैं और वही सब चीज़ बार बार लिखी जाएंगी। ठीक। और ये है CLT यूज PPP मोड, इसको तो एकदम इंपॉर्टेंट ही लिख लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों को लिखने में मत करें। PPP का मतलब हो सकता है कोई जांचने वाला कापी हो तो ये इंटरेक्ट हो जाए आप लोगों को देख के, तो इसका मतलब है प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस और प्रोडक्शन। और देखिए मैं आपको ये क्या कह रहे हैं कि पढ़ा नहीं रहा हूँ, आप लोगों को लिखना सिखा रहा हूँ और कैसे याद रखना है ये सिखाया जा रहा है। क्योंकि आप लोग जब तक खुद से नहीं पढ़ेंगे, खुद से मेहनत नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है अगर हमारे पढ़ाने का, या कोई भी पढ़ाए टीचर। खुद का मेहनत सबसे ज़रूरी है। तो इसीलिए आप लोग को नोट्स दे दिया गया है और ये 21 थोड़ी लिखने को आएगा, तो ये सब वही सब है जो कि है। फिर डिसएडवांटेज लिख देंगे कि इसमें कि टीचर्स ही उतने अच्छे नहीं हो पाते हैं, या कुछ भी ये है ओवर क्राउडेड क्लास के लिए नहीं है, यानी इंडिया में नॉट अवेलेबल, जो जहाँ शोर ज़्यादा हो रही है क्लास में, यानी शांत क्लास रहनी चाहिए। तो ये सब स्ट्रक्चरल में भी था, सिचुएशनल में भी था और कई मेथड में था कि ओवर क्राउडेड क्लास के लिए नहीं है। तो ये तो बात रही CLT की। अब जो बच गया है एक है प्रोज और पोएट्री के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, कि प्रोज क्या होता है और पोएट्री क्या होती है। और इसके बारे में भी आप लोग पहले क्या करिए, खुद से सोचिए कि प्रोज क्या होता है और पोएट्री क्या होती है। ठीक। तो प्रोज और पोएट्री के बारे में आप लोग खुद से लिखिए। एक और अगर हम लिख दें प्रोज और एक और लिख दें पोएट्री, तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो प्रोज हम लोग पढ़े हैं, क्लास 10th में पढ़े होंगे आप लोग। प्रोज का नाम पहली बार सुने हैं क्लास 9th में। तो उसमें क्या होती थी, कहानियाँ होती थी, स्टोरी होता था, नावल होता था, यानी कि जो भी होता था वो रिटेन और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता था, एस्से फॉर्म में होता था, स्टोरी होती थी, नावल होता था, तो ये सब चीज़ें होती थी। यानी कि प्रोज का मतलब हो गया कि ये एक लिटरेचर है। ठीक। ये भी लिटरेचर, पोएट्री भी, ये भी लिटरेचर, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। ठीक। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है या एस्से फॉर्म में इसको कह सकते हैं, यानी कि ये लिखित रूप में है, रिटेन फॉर्म भी कह सकते हैं। फिर इसमें क्या होता है, प्रोज में आप लोग देखे होंगे कि जो लिखा रहता है, यानी जिस लाइन में जो लिखा रहेगा उसका सेम अर्थ होगा, यानी कि सेम मीनिंग क्रिएट करता है। ठीक। ये भी हो गया। और प्रोज क्या है, ये वर्ड आर्डर बेस्ड है, यानी इस वर्ड का ये अर्थ हो गया तो इसका अर्थ निकाला जाता है, वर्ड बेस्ड आर्डर है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा किसके बारे में, प्रोज के बारे में। और ये क्या होता है कि जब हम प्रोज पढ़ेंगे तो ये किसके लिए हेल्पफुल है, जैसे अगर हम कहानी पढ़ते हैं, जैसे हिंदी में भी आप लोग वो करिए, इसको जोड़ें या उसके बारे में देखें हिंदी में, तो कहानी शिक्षण आता है कि उसकी विशेषता क्या है, तो कहानी कैसी होनी चाहिए। कहानी पढ़ने से क्या होता है, हमारा प्रोनाउंसिएशन, यानी इंग्लिश में क्या है प्रोनाउंसिएशन, या पढ़ने की क्षमता होती है, कितना गति और गति से पढ़ना है, कितना तेज पढ़ना है, कितना धीरे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, तो ये सब उसमें डेवलप होता है। क्या स्ट्रेस कितना वर्ड पे देना है। ठीक। इसी को क्या कहते हैं उसमें, गति, अवगति, अवरोध। ठीक। स्ट्रेस कितना देना है, प्रोनाउंसिएशन कितना कैसे करना है, तो प्रोनाउंसिएशन हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं कि कैसे कैसे किस में क्या क्या करना है, तो ये सब क्या है प्रोज में है। और पोएट्री की बात करें तो पोएट्री क्या है, रियल लाइफ से ये जुड़ा रहता है, यानी पोएट्री जब भी देखे होंगे तो ये तो रहता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तो रहता ही है, लेकिन ये क्या है लाइफ से बिलोंग करता है। और इसमें यह है कि रिटन फॉर्म में जो लिखा रहता है उससे अर्थ थोड़ा हमको निकालना पड़ता है, या मीनिंग इसका भिन्न हो जाता है, यानी कि ये
पोएट्री जो है ये लाइफ के लिए है, बिलोंग टू लाइफ, एग्जिस्ट फॉर लाइफ। क्योंकि पोएट्री मतलब हम लोग खुद अगर पोएट्री लिखते हैं तो उसके लिए क्रिएटिव होना जरूरी है। माइंड आइडिया जो भी विचार आता है उसको हम लोग कविता के रूप में लिखते हैं और उसका अर्थ निकालना थोड़ा कठिन होता है। जैसे इसमें इंग्लिश था कि डायरेक्ट अर्थ होता है एक मीनिंग का, तो उसका मीनिंग जान जाएंगे तो अर्थ निकल जाएगा। लेकिन ये पोएट्री में ऐसा नहीं होता है। तो पोएट्री क्या है, इज मेड आउट ऑफ लाइफ, बिलोंग टू लाइफ एंड एग्जिस्ट फॉर लाइफ ओनली। ठीक, तो ये क्या करता है, एप्रिसिएट करता है। इसमें अब देखे होंगे पोएट्री में तो राइम रहता है, राइम क्रिएट रहता है। तो राइम मतलब होता है कि जिसको तुकांत शब्द कहते हैं। जैसे अगर ये कविता लिख दिया जाए कि जैक एंड द जील, ठीक, और वेंट अप द हिल, ये वाला कविता आप लोग पोएट्री देखे होंगे। तो इसमें जील और हिल क्या है, ये तुकांत शब्द है, यानी कि देखने में भी अच्छा लगना चाहिए और इसमें क्रिएटिव होता है, इनेबल स्टूडेंट होता है कि इसमें आप लोग इंजॉय ले पाए। ठीक, ये ऐसा भी होना चाहिए। और इसको अंडरस्टैंड कौन कर पाएगा, समझ कौन पाएगा, कि जो इसको समझेगा, इसकी एक्चुअली फिल्म को समझेगा और इससे लाइफ से जुड़ा है, किस लाइफ से जुड़ा है, किसकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, इन सब के बारे में जानेगा। तो ये सब होता है क्या, प्रोज और पोएट्री। लेकिन इसमें अगर हम अंतर देखें, ठीक, अगर अंतर आ जाएगा कहने के लिए, अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ में अंतर आता है तो आप लोग अपनी कॉपी को कैसे डिजाइन करेंगे ताकि आप लोगों को नंबर मिले। तो पहला क्या हम लोग बताए थे कि राइटिंग पे लिखेंगे। ठीक, तो इसमें क्या होता था कि ये एस्से फॉर्म में होता है, रिटन फॉर्म में होता है। लेकिन ये क्या होता है, ये तो राइटिंग फॉर्म में होता है। और ये क्या होता है, आर्टिस्टिक वे में होता है, यानी एक आर्टिस्ट की तरह लिखा होता है। तो आर्टिस्टिक वे में रिटन होता है, यानी समथिंग एक्सप्रेसर होता है। और ये अपने को एक्सप्रेस करने वाला है, जैसे एक्सप्रेसिव इसको कह सकते हैं, एक्सप्रेस अपनी आइडिया को, ठाट को। तो ये सब होता है। इसमें लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, ठीक, तो इसका जो लैंग्वेज होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, यानी डायरेक्ट जो कहेगा उसी का अर्थ वो होता है। लेकिन इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, रिदम रहता है, राइम रहता है, ठीक, डिफरेंट टाइप के साउंड रहते हैं और इसका अर्थ डिकोड करना होता है आप लोगों को कंपैरिजन करके, या लैंग्वेज उसको एक्सप्रेसिव होता है और इंजॉय भी मिलता है। तो ऐसा लैंग्वेज होता है। फिर इसमें क्या होता है कि जो इसका अरेंजमेंट होता है, ठीक, अरेंजमेंट यानी कि जो ये देखे होंगे प्रोज, तो इसमें क्या होता है, सेंटेंस के फॉर्म में होता है। ठीक, यानी इसमें सेंटेंस वाइज होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, स्ट्रेंजा होता है और स्ट्रेंजा में कई लाइन हो सकती है। ठीक, और पैराग्राफ में भी कई लाइन हो सकती है। तो ये पैराग्राफ फॉर्म में होता है। पैराग्राफ किससे मिलकर बना है, तो कई सेंटेंस से। और ये स्ट्रेंजा किससे मिलकर बना है, तो कई लाइन से मिलकर बना होता है। बस इसमें क्या होता है, राइम्स होता है, राइम्स वर्ड होते हैं, यानी कि तुकांत शब्द होते हैं। फिर इसके बाद इसमें क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस कैपिटल होता है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी लाइन ऑफ स्ट्रेंजा क्या होता है, कैपिटल होता है। तो ये सब है। तो यही सब हमारे नोट्स में भी होगा। अब देखते हैं क्या क्या लिखे हैं हम। ये देखिए यहां से लिखा है कि प्रोज इज द फॉर्म ऑफ लिटरेचर, ये लिटरेचर का फॉर्म है। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और एस्से फॉर्म है या नावल फॉर्म, कुछ भी आप लोग लिख देंगे। लेकिन मेन क्या है, ये वर्ड बेस्ड ऑर्डर है। ठीक, प्रोज अपील्स टू हेड, ठीक, इट इज फॉर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। प्रोज में जो भी होता है क्या होता है, इंफॉर्मेशन और नॉलेज होता है। ठीक, ये क्या होता है, यूज क्या है, ये इनेबल करता है स्टूडेंट को रीड द पैसेज अच्छे से पढ़ पाए विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इनोटेशन, स्ट्रेच एंड आर्टिकुलेशन। ठीक, इसके साथ ये कर पाए। इनोटेशन मतलब टोन, उसका जो टोन होना चाहिए सही टोन में पढ़ पाए, कितना तेज बोलना है, कितना धीरे बोलना है, किस वर्ड पे स्ट्रेस देना है। तो ये सब होता है। प्रोनाउंसिएशन मतलब सही से प्रोनाउंसिएट कर पाए वर्ड को। तो ये सब होता है क्या, इसका यूज होता है। अब पोएट्री को क्या लिखा है, पोएट्री इज मेड आउट ऑफ लाइफ, यानी ये लाइफ से बिलोंग करता है। यानी लाइफ में जो भी आइडियाज हैं, ठाट है, ये एग्जिस्ट फॉर लाइफ ओनली लिखा है। फिर क्या करता है, इनेबल करता है ये स्टूडेंट को। देखिए उसमें लिखा था कि टू इनेबल स्टूडेंट, किस लिए, तो अप्रिशिएट द ब्यूटी। इसमें क्या होती है, कविता में ब्यूटी होती है। ठीक, राइम्स एंड स्टाइल ऑफ द पोयम। ठीक,
ये अप्रिशिएट करने के लिए। और कौन अप्रिशिएट कर पाएगा? जो इसको अंडरस्टैंड करेगा। सब लोग कविता का अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। क्यों नहीं निकाल पाते हैं? जो उसको समझेगा। एम क्या है? तो इनेबल स्टूडेंट टू एंजॉय पोएट्री, पहला एम हो गया। फिर उसके बाद इसका टेस्ट ले पाए, ठीक। इसके बाद टू क्रिएट एस्थेटिक सेंस इन द स्टूडेंट, यानी कविता का सेंस विकसित कर पाए। एस्थेटिक सेंस मतलब क्या होता है? सौंदर्य, यानी कि उसका सौंदर्य क्या है, कविता का कैसा है, ठीक। ये सेंस डेवलप कर पाए। और मेन तो क्या है, जब भी जो कविता लिखने वाला होता है, पोएट्री लिखने वाला होता है, वो इमेजिनेटिव होता है, यानी कि वो रियल लाइफ को जो भी घट रही है घटना है उसको इमेजिन करके एक पोएट्री के फॉर्म में करता है। कौन? पोएट करता है, ठीक। और इसको समझ कौन पाएगा? जो उसके बारे में जानेगा, उसको डीप में समझेगा, तो ये होता है। फिर इसके बाद वही सब लिखा है, पोएट्री इज एन एक्सप्रेशन, ये भी एक परिभाषा है। ऊपर तो था ही बिलोंग्स टू लाइफ इन ब्यूटीफुल वर्ड्स, उसमें ब्यूटीफुल वर्ड्स होते हैं, ठीक। ब्यूटी ऑफ फॉर्म्स, ये सब याद रखेंगे। ब्यूटीफुल वर्ड्स, ब्यूटी ऑफ फॉर्म, ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज है, ब्यूटी ऑफ थॉट, मूड और आइडिया और फीलिंग, क्योंकि अपनी फीलिंग को, थॉट को, मूड को, आइडिया को। फिर ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज है, ब्यूटी ऑफ फॉर्म है, सब कुछ लिख दीजिए आप लोग। ब्यूटी ऑफ वर्ड्स, फॉर्म, लैंग्वेज, थॉट, मूड एंड आइडिया, ये हो गया। ये फिर वही लिखा है, पोएट्री इज मेड आउट ऑफ लाइफ, ये वाला सेम। फिर इसके बाद एम और ऑब्जेक्टिव में क्या होगा? मेन क्या है? लर्नर्स को इंजॉय करने के लिए, वही लिखा है जो ऊपर था, फॉर प्लीजर बट इंगेजमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट अंडरस्टैंडिंग, यही बताएगा। जब तक आप समझेंगे नहीं तो उसमें इंगेज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पोएट्री का मतलब है जो समझेगा वही उसमें इन्वॉल्व हो पाएगा, ठीक। टू गाइड द लर्नर्स इन अप्रोप्रिएट द आइडिया, ये सब मतलब इसको एक्सप्रेस कर पाए। क्रिएट एस्थेटिक सेंस, यानी कि एक सौंदर्यात्मक सेंस, एक कविता के बारे में विकसित कर पाए, उसमें क्या क्या अलंकार का प्रयोग हो रहा है, ठीक। स्टूडेंट यानी इमेजिनेटिव पावर डेवलप करता है, ठीक। तो ये सब हो गया, वही सब लिखा है प्रोज और पोएट्री में। ये लिखा है एवरीडे राइटिंग इन प्रोज फॉर, फिर लैंग्वेज ऑफ प्रोज, वही सब लिखा है, वही है। आप लोगों को लिखना कैसे है अंतर पेपर में, ताकि आप लोगों को नंबर मिले। जैसे यहाँ पे लिख दिया आप लोग कि क्रमांक लिख देंगे या एस नंबर लिख देंगे। एक में लिखेंगे जैसे राइटिंग, यानी कि ये राइटिंग के बारे में दोनों लिखा है, राइटिंग कैसी है। तो ये एग्जामिनर क्या करता है कि ये सब पढ़ेगा ही नहीं, ये जो बताए हैं पहले भी। जैसे यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में लिखा है तो LANGUAG, कोई भी सब्जेक्ट हो। जैसे ये लिखा है अरेंजमेंट के बारे में वर्ड के, तो यहाँ अरेंजमेंट लिख देंगे, ठीक। ये लाइन्स के बारे में लिखा है कि लाइन्स पैराग्राफ के फॉर्म में, स्टेंजा के फॉर्म में, तो लाइन लिख देंगे। फर्स्ट वर्ड ऑफ द लिख देंगे, पोयम और इसका लिख देंगे, तो फर्स्ट वर्ड लिख देंगे। फिर उसके बाद जो भी लास्ट वाला है ETC करके लिख देंगे, जो भी बचेगा। तो ऐसे लिखेंगे तो आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। और ये सब बताया गया कि राइटिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक। वही लिखा है मोस्ट एवरीडे राइटिंग इन, ठीक। तो थोड़ा छोटा छोटा है ये लास्ट में, और ये आप लोग मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो ये पूरा अब लगभग खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक दिन एप्लीकेशन पढ़ लेंगे। और इसके अलावा मान लीजिए ये प्रोज पोएट्री में अंतर है, आपको स्टोरी और नावल में अंतर दे दिया। तो हिंदी में जो भी पढ़ते हैं आप लोग, उसको आप लोग कहीं से देख के लिखिए। पहले खुद से बारे में सोचिए कि स्टोरी क्या होता है, नावल क्या होता है। खुद तो थिंकिंग होनी चाहिए। स्टोरी मतलब कहानी क्या होता है, नावल मतलब उपन्यास क्या होता है। तो इसके बारे में आप लोग खुद आइडिया थोड़ा बहुत रहना चाहिए। आप हिंदी की किताब पढ़िए, हिंदी में भी है ये सब, तो आप लोग लिख पाएंगे। कम से कम क्या क्या लिखना है ये पता रहना चाहिए। और हिंदी में तो ये पहले से फर्स्ट से फोर्थ सेमेस्टर तक यही चलता रहता है, यही सब कहानी की विशेषता है। ये वो पता ही नहीं चलता है कि कौन सा फर्स्ट सेमेस्टर है हिंदी का, कौन सा फोर्थ सेमेस्टर है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, कुछ भी वो नहीं है कि नहीं आएगा। और तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर ये पार्ट अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन